राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष मंत्रास में। किसी समय की बात है, एक हरे भरे गांव में आयाराम नामक एक किसान रहा करता था। उसके पास खेती के लिए अच्छी खासी जमीन थी, जो इतनी उपजाऊ थी कि अगर मेहनत की जाए तो साल में 2 फसलें आराम से उगाई जा सकती थीं। लेकिन समस्या ये थी कि आयाराम बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। सुबह देर से उठना, खेतों की देखरेख न करना और हर काम को टालते जाना उसकी आदत बन चुकी थी। यही उसका आलस्य ही धीरे धीरे उसकी गरीबी का कारण बन गया। उसके पास न तो अच्छे बीज खरीदने के पैसे थे, न ही मेहनत करने की इच्छा। दिन पर दिन हालात बिगड़ते चले गए। खेती से आमदनी ना के बराबर हो गई और घर की हालत इतनी खराब हो गई कि बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में वह गांव के साहूकारों से कर्ज लेने लगा। लेकिन जब कर्ज चुकाने का समय आया तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह 1 भी रुपया लौटा सके। अब हालत ये थी कि हर दिन कोई न कोई साहूकार उसके दरवाजे पर आकर अपना पैसा मांगता। घर की देहरी पर तगादारों की आहटें ही उसकी चिंता को बढ़ाने लगी थीं। आखिरकार एक दिन जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, उसने सिर पकड़कर सोच लिया, अब तो गांव छोड़ देना ही ठीक रहेगा। शायद किस्मत कहीं और जाग जाए। इसी गांव में ग्याराम नाम का एक बनिया भी रहता था। कभी उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हुआ करती थी। दूर दूर से लोग उसके यहां से सामान खरीदने आते थे। लेकिन वक्त के साथ ग्याराम में लालच आ गया। उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे इससे खूब मुनाफा हुआ, लेकिन जैसे ही लोगों को उसकी असलियत का पता चला, ग्राहक उससे दूर भागने लगे। अब दुकान पर दिन भर में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि ग्याराम को भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा था। वह सोचने लगा, अब इस गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा, क्यों न कहीं और जाकर नई शुरुआत की जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों, आयाराम और ग्याराम, अपनी अपनी समस्याओं से हार मानकर गांव छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं। एक सुबह दोनों ने अपनी गठरियां उठाईं और गांव की सीमाओं को पार करने निकल पड़े। गांव से बाहर कुछ दूर एक दोराहा आया, जहां दोनों आमने सामने पड़ गए। पहले तो दोनों चौंके, फिर एक दूसरे को पहचान गए। आयाराम बोला, अरे ये तो ग्याराम बनिया है, लगता है ये भी मेरी तरह दुखी होकर गांव छोड़ रहा है। ग्याराम ने भी पहचान लिया और बोला, अरे भाई आयाराम, तू यहां कैसे? लगता है तेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर दोनों ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से अपनी अपनी दुख खबरी कहानी साझा की। दुख बांटने से दिल हल्का हो गया और दोनों की आंखों में दोस्ती की चमक आ गई। अब वे अकेले नहीं थे। वे साथ चलने का निर्णय करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक नया सफर शायद कोई नया मोड़ ले आए। घंटों पैदल चलने के बाद दूर क्षितिज पर एक गांव दिखाई देने लगा। ग्याराम ने कहा, भाई आयाराम, लगता है ये कोई नया गांव है, क्यों न अपनी किस्मत यही आजमाएं। आयाराम थका हुआ था और भूख से बेहाल भी। बोला, ठीक है भाई, पर अगर तू सच्चा बनिया है तो चलो मुझे खाना और रहने का इंतजाम करके दिखाओ, तभी मानूंगा कि तू मेरे साथ चलने लायक है। ग्याराम समझ गया कि यह परीक्षा ली जा रही है, पर वह चालाक था। बोला, ठीक है भाई, अब देख मेरा कमाल। वे दोनों गांव में दाखिल हुए और एक घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने सवाल किया, बेटा कौन हो तुम दोनों और क्या चाहते हो? ग्याराम बिना हिचक बोले, माई, हम राजा के खास सिपाही हैं, पिछले गांव से आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं और कुछ दिन यहीं रुकना चाहते हैं। बूढ़ी बोली, अच्छा बेटा, भीतर आ जाओ, जरूर आराम करो। आयाराम मन ही मन चकित रह गया कि इस बनिए ने कैसे झटपट झूठ बोलकर इतना मान सम्मान पा लिया। लेकिन वह चुप ही रहा और बनिए के साथ भीतर चला गया। बुढ़िया दरवाजा बंद करते हुए बोली, पर बेटा एक बात समझ नहीं आई, तुम सिपाही हो फिर भी सिपाहियों वाली वर्दी नहीं पहनी, ये कैसा भेष है? ग्याराम मुस्कुराकर बोला, माई, हमें राजा ने भेष बदलकर भेजा है ताकि हम प्रजा के सुख दुख का पता लगा सकें, यही हमारा काम है। अब दोनों अंदर आकर बैठे और फिर ग्याराम बोला, माई, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने धीरे से सिर हिलाया और बोली,
अरे बेटा, मैंने तो खुद कल से कुछ भी नहीं खाया। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें खिला सकूं। असल में हकीकत ये थी कि बुढ़िया बहुत ही कंजूस और स्वार्थी औरत थी। उसके घर में खाने पीने का पूरा सामान मौजूद था, परंतु वह किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने झूठ बोलकर यह दिखावा किया कि वह बहुत गरीब है। बुढ़िया की बात सुनकर बनिया हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा माई, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो भूखे रहना जानते हैं। लेकिन वह जो सामने तुम्हारा सिलबट्टा पड़ा है, क्या तुम हमें उसका ऊपरी पत्थर दे सकती हो? बुढ़िया थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वह पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं है, मगर बेटा उससे करोगे क्या? क्या किसी झाड़ फूंक में काम आएगा? बनिया हंसते हुए बोला, अरे माई, भूख लगी है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जब कुछ खाने को नहीं है तो सोचा उसी पत्थर की खिचड़ी बना ली जाए। बनिए की यह बात सुनकर बुढ़िया चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वह लगभग चिल्ला उठी, क्या? पत्थर की खिचड़ी? बेटा, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? पत्थर से भला खिचड़ी कैसे बन सकती है? बनिया तुरंत बोला, माई, लगता है तूने कभी पत्थर की खिचड़ी खाई नहीं है। अरे, ये तो बड़ी लाजवाब होती है। एक बार खा लो, फिर उंगलियां चाटती रह जाओगी। हमारे राजा के महल में जब कोई खास दावत होती है तो वहीं की खास रसोई में पत्थर की खिचड़ी बन ई जाती है। अब तो बुढ़िया का कौतूहल और भी बढ़ गया। उसने बनिए की ओर उत्सुकता से देखा और बोली, अरे बेटा, अगर ऐसा है तो आज जरूर मुझे भी वह पत्थर की खिचड़ी खिलाओ। अगर सच में वैसी ही स्वादिष्ट हुई जैसी तुम कह रहे हो तो समझो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। रोज की सब्जी दाल से तो मैं परेशान हो गई हूं। बनिया चतुराई से बोला, माई, बात तो ठीक है, लेकिन यह तरीका इतना आसान नहीं है। हम यह रेसिपी यूं ही किसी को नहीं बताते। यह तो हमने एक तपस्वी साधु से सीखी थी और इसके लिए पूरे 2 साल तक उसकी सेवा करनी पड़ी थी। अब भला इतनी मेहनत से सीखी बात हम यूं ही कैसे किसी को मुफ्त में बता दें? अब तो बुढ़िया को यह खिचड़ी और भी रहस्यमयी लगने लगी। उसने सोच लिया कि अगर यह तरीका उसे मिल गया तो जीवन भर सब्जी दाल से छुटकारा मिल जाएगा। उसने तुरंत बनिए की तरफ झुकते हुए कहा, अरे बेटा, मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के रखे हैं, तू ले ले, पर मुझे यह अनोखी विधि सिखा दे। बनिया बनावटी दया भाव से बोला, माई, ना जाने क्यों तेरे प्रति मेरे मन में करुणा आ गई है। अगर कोई और होता तो मैं एक शब्द भी न बताता, लेकिन तेरी आंखों में जो सच्चाई है उसे देखकर मन पिघल गया। लाओ, तुम्हारे चांदी के 10 सिक्के ही दे दो, फिर तुम्हें वह विधि भी बताऊंगा और आज खुद बनाकर खिला भी दूंगा। बुढ़िया तेजी से भीतर गई और एक पुराने संदूक में से 10 चांदी के सिक्के निकाल लाई। उसने सिक्के बनिए के हाथ पर रख दिए और बोली, ये लो बेटा, अब देर मत करो, जल्दी से मुझे वह तरीका बताओ। बनिए ने सिक्कों को जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोला, माई, सबसे पहले मुझे एक बड़ा सा बर्तन ला दो। खिचड़ी बनाने के लिए यही जरूरी है। इधर किसान आयाराम अब तक चुपचाप बैठा था। वह बनिए की यह नायाब चालाकी और अभिनय देख रहा था, लेकिन कुछ बोले बिना वह अपने आप में मुस्कुराता रहा। उसे यह सब मजेदार भी लग रहा था और अद्भुत भी। थोड़ी ही देर में बुढ़िया एक बड़ा सा पीतल का बर्तन उठा लाई और बोली, ये लो बेटा, अब जल्दी बनाओ वो लाजवाब खिचड़ी। बनिए ने सिलबट्टे के पत्थर को उठाकर साफ किया, पानी से धोया और उसे उस बर्तन के बीच में रख दिया। फिर बर्तन में साफ पानी डाला और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। बनिया बोला, बस माई, अब कुछ ही समय में तू देखेगी कैसा कमाल होता है। जब पानी उबलने लगेगा तब वह खास स्वाद आएगा। कुछ देर बाद जब पानी उबलने लगा तो बनिया एक चम्मच लेकर उसमें चलाने लगा। फिर चम्मच में थोड़ा सा पानी निकाला, छका और बोला, अरे माई, खिचड़ी तो अब लगभग तैयार है, पर एक दिक्कत है। बुढ़िया चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ बेटा? बनिया गहरी सांस लेकर बोला, माई, नमक और मिर्च अगर होते तो स्वाद और भी बढ़ जाता, पर मेरे पास तो वो भी नहीं है। इतना सुनते ही बुढ़िया तपाक से बोली, अरे बेटा, वो तो मेरे पास हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी लाती हूं।
वह झटपट भीतर गई और कुछ ही पलों में नमक और मिर्च लेकर लौट आई। बुढ़िया बोली, ये लो बेटा, अब डाल दो, मैं तो अभी से उसकी खुशबू महसूस कर रही हूं। बनिए ने हंसते हुए नमक और मिर्च पानी में डाल दिए और फिर बर्तन को ढकते हुए बोला, अब माई बस थोड़ा इंतजार करो, खिचड़ी तुम्हारे सामने खुद बोल उठेगी, खा लो मुझे। कुछ देर के इंतजार के बाद बनिया फिर से बर्तन के पास गया, चम्मच से उबलते पानी को हिलाया और एक बूंद चखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, माई खिचड़ी तो अब बस बनने को तैयार है, लेकिन जरा सोचो, अगर इसमें थोड़े से चावल और थोड़ा सा दाल डाल दी जाए तो स्वाद का असली जादू आ जाएगा। फिर तो ये खिचड़ी नहीं, मानो राजा के भोज की थाली बन जाएगी। बुढ़िया को अब तक पूरा यकीन हो गया था कि बनिए को खिचड़ी बनाने की कोई अद्भुत विद्या आती है। वह तुरंत उठी और अपनी रसोई में दौड़ गई। कुछ ही पलों में वह एक बर्तन में अच्छे किस्म के चावल और अरहर की दाल भरकर ले आई और बोली, ले बेटा, ये लो, जितनी जरूरत हो उतनी डाल लो। बनिए ने मुस्कुराते हुए दाल और चावल को बर्तन में डाल दिया, चम्मच से हल्के हाथों से उसे चलाने लगा, जैसे कोई माहिर बावर्ची दरबार के लिए खाना बना रहा हो। चूल्हे की आंच पर खिचड़ी का स्वाद अब सच में उभरने लगा था और रसोई में उसकी भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी थी। कुछ देर बाद बनिया फिर से चखते हुए बोला, आहा, अब तो यह खिचड़ी सच में बेमिसाल बन रही है, पर माई अगर इसमें जरा सा घी भी पड़ जाए तो फिर स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। बुढ़िया, जो अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुकी थी, झटपट दौड़ी और अपने बर्तन से एक कटोरी घी भी ले आई। वह घी भी खिचड़ी में डाल दिया गया और फिर बनिया चम्मच चलाते हुए बोला, बस माई, अब तैयार हो जा, आज तू जिंदगी में पहली बार पत्थर की असली खिचड़ी खाएगी। कुछ ही देर में खिचड़ी पूरी तरह पक चुकी थी, उसकी महक से पूरा घर भर गया था। बनिया बोला, लो माई, अब खिचड़ी तैयार है, अब खुद चखो और बताओ कैसी लगी हमारी रसोई की कला। और हां, खिचड़ी बनाने का तरीका भी अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। बुढ़िया, जो अब तक बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बोली, हां बेटा, सब कुछ अच्छी तरह समझ गई। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने अपने जीवन में कभी ना खाई और ना ही कभी सोचा था कि एक पत्थर से भी ऐसा कुछ बन सकता है। और फिर तीनों, बनिया, किसान और बुढ़िया, खिचड़ी खाने बैठ गए। वे हर कौर के साथ खिचड़ी की तारीफ करते जा रहे थे। सबसे ज्यादा तारीफ तो खुद बुढ़िया ही कर रही थी। वाह भैया, क्या जायका है, क्या खुशबू है और क्या बात है इस पत्थर की खिचड़ी की, अब तो मैं रोज यही बनाऊंगी। असल में बनिए ने चालाकी से एक एक करके बुढ़िया से ही खिचड़ी की सारी सामग्री, चावल, दाल, नमक, मिर्च और यहां तक कि घी तक मंगवा ली थी और उसी से स्वादिष्ट खिचड़ी बना दी थी। ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी उससे ले लिए थे, बस एक पत्थर के बहाने। जब पेट भर गया और खिचड़ी खत्म हो गई, बुढ़िया संतोष से बोली, भैया तुम दोनों अब आराम करो, मैं जरा बाहर जा रही हूं। बुढ़िया झोपड़ी से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर गई, किसान अय्याराम बनिए की ओर मुड़ा और तालियां बजाते हुए बोला, अरे वाह भाई गयाराम, आज तो मैं सच में तुम्हारी अक्ल और होशियारी का कायल हो गया हूं। कितनी चतुराई से तुमने उस बूढ़ी अम्मा को मूर्ख बना दिया। खाने को खिचड़ी भी मिली और ऊपर से 10 चांदी के सिक्के भी जेब में डाल ली। यह तो सच में उसकी टोपी, उसी के सिर। गयाराम बनिया मुस्कुराया और बोला, भाई अब तो तुमने मेरे दिमाग का कमाल देख लिया। अब मैं चाहूंगा कि तुम भी कुछ करके दिखाओ, देखूं तो सही किसान की बुद्धि में भी कितना दम है। किसान, जो अब तक सब ध्यान से देख रहा था, बोला, बिल्कुल भाई, अब मेरी बारी है। कल सुबह तुम यहीं पर आराम करना और मैं कमाने के लिए निकल जाऊंगा। तब तुम देखना मैं अपने हुनर से क्या करके आता हूं। अगले दिन सुबह सुबह किसान अय्याराम तैयार होकर झोपड़ी से निकल पड़ा। गयाराम ने बुढ़िया को पहले ही बता दिया था कि आज गांव का मुआयना करने की जिम्मेदारी उसके मित्र की है, इसलिए बुढ़िया को उन दोनों की गतिविधियों पर कोई शक नहीं हुआ। अय्याराम सीधे उस गांव से निकलकर पास के ही एक दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि गांव में काफी चहल पहल मची हुई है। हर तरफ लोग जुटे हुए थे, जैसे कोई मेला सा लगा हो।
थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि कुछ किसान एक चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनके बीच बैठा एक महाजन, जो शायद उस गांव का ही कोई धूर्त व्यापारी था, अपनी शेखी बघार रहा था, यानी अपने झूठे कारनामों को सच बताकर खुद की वाहवाही करवा रहा था। आसपास बैठे भोले भाले किसान उसकी बातों को हक्के बक्के होकर सुन रहे थे, जैसे वह कोई सच्चा ज्ञानी या कोई चमत्कारी पुरुष हो। महाजन उन किसानों के बीच बैठकर बड़ी शान से अपनी डींगें हाँके जा रहा था। उसने गर्दन ऊंची करते हुए कहा, अरे भैया, तुम लोगों को तो मेरी पहुंच के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। मैं तो जागीरदार साहब की बैठक तक हो आया हूं। वो तो मुझे नाम लेकर बुलाते हैं। मेरा उनके यहां रोज का उठना बैठना है। किसानों ने हैरानी जताई। अच्छा, सच में? महाजन ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, और क्या, वो मुझे बहुत मानते हैं। हर बार मेरे लिए खास चाय और मिठाई मंगवाई जाती है। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। उसकी इस शेखी को सुनकर आयाराम, जो थोड़ी दूरी से यह तमाशा देख रहा था, मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा घमंडी निकला। भोले भाले किसानों को अपने झूठे रुतबे से बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना मैं ही इसे इसकी ही चाल में फंसा दूं। इसकी अकड़ तो एक झटके में उतर जाएगी। इतना सोचकर अय्याराम एकदम आत्मविश्वास से भरकर उन किसानों की मंडली में पहुंच गया और सीधे महाजन से मुखातिब होते हुए बोला, अरे महाशय, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहूं तो जागीरदार साहब के साथ खाना भी खा सकता हूं। महाजन एक पल को चौंका, फिर घूरते हुए बोला, क्या कहा? तुम जागीरदार साहब के साथ खाना खा सकते हो? हद करते हो यार। तुम्हें अपने कद काठी और हैसियत का अंदाजा नहीं है क्या? जागीरदार तो तुम्हारे जैसे मामूली किसान को पास फटकने भी नहीं देते। अय्याराम मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर देखना, मैं तुम्हें 1 घंटे के भीतर उनके साथ खाना खाकर दिखा दूंगा। महाजन अब और भी झल्ला गया, बोला, ना, ये बात मैं कतई नहीं मान सकता। तुम्हें झूठ बोलने की आदत लग गई है। अय्याराम बोला, अगर तुम नहीं मानते तो शर्त लगाते हैं। महाजन ने अब चुनौती की तरह कहा, ठीक है, अगर तुमने सच में उनके साथ खाना खा लिया तो मेरे पास अभी जो 20 चांदी के सिक्के हैं वो सब तुम्हारे। लेकिन अगर नहीं खा सके तो तुम्हें पूरे 1 साल तक मेरे यहां नौकर बनकर काम करना पड़ेगा। किसान अय्याराम तो इसी मौके की तलाश में था। उसकी चालाकी और आत्मविश्वास चरम पर था। उसने झट से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक 1 घंटे बाद तुम इन सभी किसानों को लेकर जागीरदार साहब के घर पहुंच जाना और मुझे उनके साथ एक ही पंगत में खाना खाते हुए देख लेना। महाजन अब तक बुरी तरह उलझ चुका था। उसने गुस्से और आत्मविश्वास के मिले जुले स्वर में कहा, ठीक है, अब देखता हूं कि कैसे निभाते हो अपनी बात। फिर अय्याराम वहां से मुस्कुराते हुए चल पड़ा। अब उसे सिर्फ एक काम करना था, जागीरदार के साथ खाना खाना। वह गांव के कुछ लोगों से रास्ता पूछता पूछता जागीरदार साहब के विशाल हवेली जैसे घर की ओर चल पड़ा। घर वाकई बहुत भव्य था। ऊंची दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे पर सजे हुए तोरण। जैसे ही वह हवेली के गेट पर पहुंचा तो देखा वहां पर 2 भारी भरकम नौकर गेट पर चौकीदारी कर रहे थे। किसान ने मन में सोचा, अब असली खेल शुरू होता है। वह सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह भीतर जाने लगा, दोनों चौकीदारों ने उसे रास्ता रोकते हुए डांट दिया। अरे ओ किसान, कहां गुस्से चले आ रहे हो? ये कोई मंडी है क्या? बाहर से ही बात कर। अय्याराम कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया, क्योंकि असली चाल अब चलनी बाकी थी। जैसे ही अय्याराम किसान जागीरदार की हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और भीतर जाने की कोशिश करने लगा तो दोनों नौकर एकदम आगे आकर उसे रोकते हुए बोले, अरे ओ, कहां चले आ रहे हो ऐसे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम जैसे मामूली किसान का इस हवेली में अंदर जाना मना है? ये जागीरदार साहब का घर है, कोई आम सराय नहीं। अय्याराम ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाइयों, मुझे भीतर सिर्फ जागीरदार साहब से 2 शब्द कहना है। मैं कोई मुफ्त की रोटी मांगने नहीं आया। बात ऐसी है जो साहब के फायदे की हो सकती है, इसलिए सोचा खुद आकर उन्हें बता दूं। नौकरों को किसान का आत्मविश्वास कुछ अलग सा लगा। उन्होंने आपस में कानाफूसी की और
फिर भीतर जाकर जागीरदार साहब को सारी बात बताई। बोले, हुजूर, बाहर एक किसान खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है कि आपके फायदे की कोई बात करना है। दिखने में तो सीधा सादा आदमी लगता है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात कर रहा है। जागीरदार को जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, कोई आम किसान अगर मुझे फायदे की बात कहने आया है तो जरूर कुछ बात होगी। वह खुद दरवाजे पर आया और बोला, हां भाई, क्या कहना चाहते हो? किसान ने नम्रता से सिर झुकाया और बोला, हुजूर, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि अगर किसी के पास घोड़े के सिर के बराबर सोने का डल्ला हो तो उसकी क्या कीमत हो सकती है? यह सुनकर जागीरदार कुछ क्षण के लिए अवाक रह गया। उसकी आंखें एकदम फैल गईं और मन में हजार सवाल एक साथ उमड़ आए। उसने पूछा, अरे भाई, तुम ऐसी बात पूछ ही क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास सच में ऐसा कोई डला है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। वैसे भी मुझे काफी भूख लगी है और घर जाकर कुछ खाना भी है। जागीरदार के मन में अब लालच की चिंगारी जल चुकी थी। अरे, कहीं इस किसान को सच में कोई खजाना तो नहीं मिल गया? तभी तो घोड़े के सिर के बराबर सोने के डल्ले की बात कर रहा है। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं तो पूरा डल्ला मेरे हाथ लग सकता है। यह सोचते ही वह तुरंत बोला, अरे अरे नहीं भाई, भूखे पेट घर क्यों जा रहे हो? चलो मेरे साथ अंदर चलो, खाना वाना खाओ, फिर आराम से बात करते हैं। जागीरदार ने उसे आदरपूर्वक हवेली के भीतर बुला लिया और नौकरों को तुरंत आदेश दिया, जल्दी से अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करो, किसान भाई के लिए राजा जैसे भोज का इंतजाम हो। थोड़ी ही देर में किसान के सामने तरह तरह के पकवान परोस दिए गए। गर्मा गर्म पूरियां, मिठाइयां, घी में डूबी दालें, मेवों वाली खीर और क्या क्या नहीं। जागीरदार खुद उसके सामने बैठ गया और प्यार से बोलने लगा, खा भाई, खूब डटकर खा, कोई संकोच मत करना। अगर कोई चीज और चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। किसान, जो भीतर ही भीतर अपनी चालाकी पर मुस्करा रहा था, बोला, हुजूर, जब आप जैसे मेहरबान इंसान साथ हों तो भला किसी चीज की क्या कमी रह जाती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरा पेट भरकर खाऊंगा। इधर खाना चल रहा था और उधर पूरा 1 घंटा बीत चुका था। ठीक उसी समय महाजन उन सभी किसानों को लेकर जागीरदार की हवेली के बाहर पहुंच गया। सबके चेहरे पर उत्सुकता थी। क्या सच में अय्याराम जागीरदार के साथ खाना खा रहा होगा? जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो देख रहे थे कि अय्याराम किसान सचमुच जागीरदार साहब के साथ बैठकर बड़े ठाठ से खाना खा रहा था। जागीरदार खुद उसके सामने बैठा था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे कई सालों के गहरे मित्र हों। किसानों ने एक दूसरे से कहा, अरे देखो तो, वह किसान तो सच में जागीरदार के साथ खाना खा रहा है, और देखो, जागीरदार साहब तो मानो उससे बहुत खुश भी हैं। महाजन तो अपना सिर पकड़कर रह गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाय रे, मैंने तो जोश में आकर शर्त लगा ली थी, पर अब समझो मेरे 20 चांदी के सिक्के गए। मुझे क्या पता था कि ये आदमी इतना बड़ा चालाक निकलेगा। खाना खत्म होने के बाद जागीरदार, जो अब तक पूरा यकीन कर चुका था कि किसान को कोई खजाना हाथ लग चुका है, मुस्कुराते हुए बोला, तो भाई, अब तो बताओ, वो घोड़े के सिर जितना सोने का डल्ला कहाँ है? अगर तुम उसे मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें उसके बदले ढेर सारा इनाम दूंगा। बस तुम मुझे बता दो कि वो डला कहाँ रखा है। किसान ने मुस्कुराते हुए बड़े ही मासूम स्वर में जवाब दिया, अरे जमींदार साहब, आपने तो गलत समझ लिया। मेरे पास भला सोने का कोई डला कहाँ है। मैं तो बस यूं ही सोच रहा था कि अगर किसी के पास घोड़े के सिर के बराबर सोने का डला हो तो उसकी कीमत क्या हो सकती है। सोचा कि आप जैसे बड़े आदमी से पूछूं तो कुछ सीखने को मिलेगा। यह सुनते ही जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह झल्लाते हुए बोला, अरे ओ मूर्ख किसान, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो तूने मेरा इतना कीमती समय क्यों बर्बाद किया? तुझे क्या जरूरत थी झूठ बोलकर मुझे उल्लू बनाने की? किसान ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर अनजाने में आपको तकलीफ दी हो
तो मैं दिल से माफी मांगता हूं। इतना कहकर वह झुककर जमींदार को प्रणाम करता हुआ खुशी खुशी वहां से निकल गया। हालांकि जमींदार का चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन किसान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान साफ झलक रही थी। हवेली से बाहर निकलते ही गांव के बाहर किसान महाजन और उन सभी किसानों के बीच पहुंच गया जो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। महाजन ने मुंह लटकाते हुए अपनी जेब से धीरे धीरे 20 चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें किसान के हाथ पर रखते हुए कहा, ले लो भैया। मैंने जोश में आकर शर्त लगा दी, लेकिन तुम तो वाकई खिलाड़ी निकले। तुम्हारी चालाकी के सामने तो मेरी सारी शेख ही धरी की धरी रह गई। किसान ने सिक्के जेब में डाले, एक बार सभी किसानों की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर निश्चिंत होकर अपने गांव की ओर लंबे लंबे कदमों से वापस चल पड़ा। कुछ ही समय में वह वापस उस बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा, जहां उसका साथी गया राम बनिया उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही किसान ने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह वह झूठे सोने के डल्ले की बात कर जमींदार से खाना खाकर आया और शर्त जीतकर 20 चांदी के सिक्के भी ले आया, तो बनिए की आंखें हैरानी से फैल गईं। बनिया ताली बजाते हुए बोला, अरे वाह किसान भाई, सच कहूं तो तुम्हारी चालाकी देखकर मैं भी दंग रह गया हूं। तुमने तो मुझसे भी 2 गुना बड़ा हाथ मारा है। वाह रे दिमाग, इतना बढ़िया दांव खेला कि सामने वाला कुछ समझ ही ना पाया। दोनों जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने मिलकर स्वादिष्ट खिचड़ी खाई, मिठाई बांटी और थकान मिटाने के लिए आराम से सो गए। अगले दिन जब सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर झांकने लगीं, तो दोनों दोस्तों ने बैठकर चर्चा की और एकमत होकर यह फैसला किया कि अब समय आ गया है इस गांव को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। उन्होंने अपने सामान की पोटलियां बांधी, बुढ़िया से विदा ली और फिर दोनों दोस्त, एक चालाक बनिया और एक चतुर किसान, साथ साथ एक नए गांव की ओर नई किस्मत की तलाश में निकल पड़े। किसान और बनिया अगले गांव की ओर चलते चलते दोपहर तक एक बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी गांव के कुछ बच्चे पानी भरने आए और आपस में बातें करने लगे। अरे सुना क्या, आज शाम को हमारे जमींदार साहब का जन्मदिन है। कोई भी जो उन्हें अनोखा तोहफा देगा उसे वे इनाम में 50 चांदी के सिक्के देंगे। यह सुनते ही बनिया के कान खड़े हो गए। वह किसान की ओर मुड़ा और बोला, भाई आयाराम, क्यों ना इस मौके को भी हाथ से न जाने दें। किसान ने कहा, तो क्या करें, हमारे पास तो कोई अनोखा तोहफा है नहीं। बनिए ने मुस्कुराकर कहा, तोहफा हमारे पास है, हमारा दिमाग। फिर बनिए ने अपनी पोटली से एक पुराना झोला निकाला और किसान से बोला, भाई इस झोले को चमत्कारी झोला बताकर जमींदार को बेचना होगा और कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वो झोला खुद मांग ले। किसान हैरान हुआ, लेकिन वो झोला करता क्या है? बनिए ने आंख मारते हुए कहा, झोला कुछ नहीं करता, लेकिन हम कहेंगे कि ये जो भी इसमें रखा जाए उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है, और फिर झोले से कुछ उदाहरण भी देंगे। शाम को जमींदार के घर पर शाम को दोनों जमींदार के महल के बाहर पहुंचे और दरबानों से कहा, हम उनके जन्मदिन पर एक ऐसा तोहफा लाए हैं जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। थोड़ी देर में उन्हें भीतर बुला लिया गया। बनिए ने झोला जमींदार के सामने रखा और बोला, महाराज, यह कोई साधारण झोला नहीं है, यह एक तांत्रिक बाबा से हमें मिला है। इसमें जो भी वस्तु रखी जाए उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। जमींदार को हंसी आ गई। ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? किसान बोला, आप चाहें तो आजमा लीजिए, अभी इसमें एक आम डालते हैं। जैसे ही उन्होंने झोले में आम डाला, बनिए ने अपनी पोटली से पहले से छिपा दूसरा बड़ा आम निकालकर दिखाया। देखिए, आम दोगुना हो गया। जमींदार अब थोड़ा चौंका। अच्छा, कुछ सिक्कों पर भी करके दिखाओ। उन्होंने एक चांदी का सिक्का झोले में डाला और बनिए ने पोटली से 2 सिक्के निकाल दिए। जमींदार एकदम लालच में आ गया। बोला, मुझे यह झोला दो, इसके बदले में 50 चांदी के सिक्के ले लो। बनिए और किसान ने नाटकीय ढंग से नानुकुर करते हुए झोला दे दिया और सिक्के ले लिए। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, जमींदार झोले में अपने सोने की अंगूठी डालकर बैठ गया और घंटों उसमें ताकता रहा, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ।
अगले दिन जब जमींदार को सच्चाई का पता चला तो बनिया और किसान उस गांव से मीलों दूर निकल चुके थे, अपने अगले शिकार की तलाश में। दोनों साथी, किसान आया राम और बनिया गया राम, जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो सूरज की तपती किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। हवा में पत्तियों की सरसराहट के बीच अचानक उन्हें कुछ धूल उड़ती नजर आई। बनिया चौकन्ना होकर बोला, अरे आया राम, सामने देखो, वो क्या है? धूल के गुब्बार में घोड़े दौड़ते नजर आ रहे हैं। किसान ने नजरें तेज कीं और बोला, हां दोस्त, मुझे तो ये लोग डाकू लगते हैं। ये शायद किसी लूट के बाद वापस लौट रहे हैं। अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की तो जान के साथ साथ जो थोड़ा बहुत माल हमारे पास है वो भी चला जाएगा। यह कहते ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कोई देर किए पास की झाड़ियों में जा छिपे। वे दोनों पत्तियों और टहनियों के बीच खुद को पूरी तरह छिपा चुके थे। सांसें थमी हुई थीं और कान पूरी तरह खुले। कुछ ही देर में 4 घुड़सवार उनके सामने एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे आकर रुके। वे घोड़ों से उतरे और कंधे से कुदालें निकालकर जमीन खोदने लगे। किसान और बनिया आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें फैल गईं जब उन्होंने देखा कि घुड़सवार अपने घोड़ों की पीठ से 2 भारी थैले उतारकर गड्ढे में डाल रहे हैं। लगता है ये कोई भारी खजाना छुपा रहे हैं, बनिए ने धीमे स्वर में कहा। घुड़सवारों ने जल्दी जल्दी गड्ढा बंद किया, उस पर पत्तियां और मिट्टी डालकर वहां से उसी दिशा में चल दिए जहां से आए थे। जब उनकी धूल और घोड़ों की टापों की आवाज पूरी तरह गायब हो गई तो किसान बोला, चलो गया राम, अब हमें देखना चाहिए कि आखिर इन लोगों ने उस गड्ढे में क्या छिपाया है। दोनों तेजी से उस पेड़ की ओर लपके, मिट्टी हटाई और कुछ ही देर में उन्हें वे भारी थैले मिल गए। जैसे ही उन्होंने थैलों का मुंह खोला, अंदर की चमकदार चीजों को देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। थैले लबालब सोने के सिक्कों से भरे हुए थे। बनिया खुशी से चिल्लाया, अरे भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इतनी दौलत तो हमने सपने में भी नहीं देखी थी। किसान ने थैले को हिलाया और चमकती आवाज में मुस्कुराकर बोला, ये तो हमारी सारी जिंदगी के लिए काफी है। अब खेत जोतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रास्ते भर दोनों की आंखों में सपने थे। अब गरीबी पीछे छूट चुकी थी और आगे सिर्फ ऐशो आराम का जीवन था। चलते चलते किसान बोला, भाई गया राम, क्यों ना अपने गांव लौटने से पहले इस सोने से कुछ जरूरी चीजें खरीद ली जाएं, जैसे अच्छे कपड़े, पक्के बर्तन और कुछ अनाज, ताकि आगे की जिंदगी में कोई कमी ना रहे। बनिए ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही बात है। अब तक हम दूसरों की चालाकियों के शिकार बनते थे, अब वक्त है ऐश करने का। यह तय करके वे पास के एक बड़े नगर में जा पहुंचे। नगर का मुख्य बाजार रोशनियों से जगमगा रहा था। दुकानों में भीड़ थी और खरीदारी जोरों पर थी। वे दोनों सीधा एक विशाल रेशमी वस्त्रों की दुकान पर पहुंचे। वहां मौजूद व्यापारी नगर का प्रसिद्ध सेठ था। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, हमें अपने लिए सबसे शानदार और कीमती रेशम की पोशाकें चाहिए। कीमत की कोई चिंता नहीं है, अगर कपड़े पसंद आ गए तो हम 2 गुना भी चुकाएंगे। सेठ मुस्कुराया और बोला, मालिकों, आप तो किस्मत लेकर आए हैं। मेरे यहां नगर के अमीर, सेठ और राजमहल के दरबारी तक कपड़े लेने आते हैं। आपको ऐसा माल दिखाऊंगा कि आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। सेठ ने उन्हें एक से एक कीमती रेशम की पोशाकें दिखाईं। सुनहरे झरी से खड़े कुर्ते, मुलायम पायजामे और रंगीन दुपट्टे। आया राम और गया राम की आंखें चमक उठीं। दोनों ने अपने लिए सबसे महंगे वस्त्र पसंद किए। कीमत तय होने के बाद बनिए ने अपने थैले में से शाही स्वर्ण मुद्राएं निकालकर सेठ को भुगतान कर दिया। सेठ ने मुद्राएं हाथ में लीं और बड़ी बारीकी से उन्हें देखने लगा। भौहें तन गईं, लेकिन उसने कोई शक जाहिर नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर बोला, आप दोनों मेरे खास ग्राहक हैं। अब जब इतना बड़ा सौदा हो ही गया है तो क्यों ना आपकी खातिरदारी भी कर दूं। फिर सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर भागकर हलवाई से मिठाइयों की प्लेटें ले आया। केसर की बर्फी, गुलाब जामुन और रबड़ी जैसी चीजें थालियों में सजी थीं। किसान और बनिया मिठाइयां देखकर फूले नहीं समाये
और मिठाइयों पर टूट पड़े। लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि सेठ के दिमाग में शक गहराता जा रहा है। सेठ ने एक और नौकर को पास बुलाया और धीमे स्वर में कुछ कहा। नौकर बाहर भागा और कुछ ही देर में नगर के कोतवाल को लेकर दुकान में आ पहुंचा। सेठ ने कोतवाल को स्वर्ण मुद्राएं दिखाते हुए कहा, कोतवाल जी, इन दोनों अनजान लोगों ने यह मुद्राएं दी हैं। मुझे शक है कि इनमें कुछ गड़बड़ है। कोतवाल ने सिक्कों को हाथ में लेकर ध्यान से देखा, फिर अपनी आंखें तरेरते हुए बोला, यह तो वही मुद्राएं हैं जिन पर शाही मोहर लगी होती है। ये सिर्फ राजमहल के खजाने में होती हैं। कोतवाल ने दोनों से कहा, चलो तलाशी दो। अय्याराम और गयाराम कुछ समझ नहीं पाए, वे तो मिठाइयों में ही मग्न थे। जब तलाशी ली गई तो उनके थैले से ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं निकल आईं। कोतवाल ने गुस्से में डांटते हुए कहा, अब अनजान बनने की जरूरत नहीं, ये बताओ कि ये मुद्राएं कहां से चुराई हैं। अभी 2 दिन पहले ही राजमहल के खजाने में चोरी हुई है। ये मुद्राएं उसी खजाने की हैं। तुम दोनों ही जरूर चोर हो। किसान और बनिया अब बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने कोतवाल और सेठ को बहुत समझाने की कोशिश की। हुजूर, हम चोर नहीं हैं। ये मुद्राएं हमें जंगल में जमीन में दबी मिली थीं। हमें क्या पता था कि ये शाही खजाने की हैं। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। कोतवाल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कहा, चलो अब बाकी मिठाइयां जेल में जाकर खाना। उन दोनों को नगर की कारागार में डाल दिया गया। जेल की कोठरी में बैठा किसान सिर पकड़कर बोला, काश हम लालच ना करते और सीधे गांव लौट जाते तो ये दिन ना देखना पड़ता। बनिया भी गहरी सांस लेकर बोला, हां भाई, जो कुछ मिला था उसी में संतुष्ट रहते तो आज हम आजाद होते। ये सारा झंझट हमारे लालच का नतीजा है। इस कहानी का नैतिक सार, लालच और चालाकी चाहे जितनी भी हो, यदि ईमानदारी और सच्चाई ना हो तो अंत दुखद ही होता है। किस्मत से मिला हुआ धन भी अगर बुद्धिमानी से ना बरता जाए तो वह मुसीबत बन सकता है। धोखे और फरेब से कमाया गया सुख भी स्थायी नहीं होता। अंत में पछतावा ही हाथ आता है। कभी भी दूसरों को बेवकूफ बनाकर या झूठ बोलकर फायदा उठाने की कोशिश न करें, क्योंकि एक दिन ऐसा झूठ आपके ही लिए जाल बन सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन जितना बड़ा उसका व्यापार था उतनी ही छोटी उसकी खर्च करने की आदतें थीं। वह पहला दर्जे का कंजूस था। नगर में हर कोई जानता था कि वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन जब खर्च की बात आती थी तो वह एक पाई भी फूंकने से डरता था। रामलाल इतना कंजूस था कि भोजन में भी केवल सूखी रोटी और एक साधारण सी सब्जी खाता था। मिठाई या स्वादिष्ट पकवान तो जैसे उसके जीवन से नदारद थे। उसके वस्त्र सीधे सादे होते थे, जिन्हें उसकी पत्नी स्वयं अपने हाथों से सिलती थी। उसने कभी नौकर चाकर नहीं रखे थे। उसे यह अनावश्यक खर्च लगता था। घर का सारा काम उसकी पत्नी को ही करना पड़ता था, चाहे वह कितना ही थकी हो या बीमार। रामलाल की पत्नी एक सीधी सादी, संस्कारी और सहनशील स्त्री थी। वह अपने पति की आदतों को समझती तो थी, लेकिन उनके पीछे की असलियत से अनजान थी। वह सोचती थी कि शायद व्यापार में घाटा है, इसलिए इतनी तंगी है। उसे गहनों और अच्छे कपड़ों की इच्छा तो होती थी, लेकिन अपने पति की आर्थिक स्थिति को समझते हुए वह कभी किसी प्रकार की फरमाइश नहीं करती थी। लोग रामलाल की कंजूसी से इतने परेशान थे कि उसे मक्खी चूस सेठ कहकर बुलाने लगे थे। वह कहावत चरितार्थ करता था, मक्खी पर भी बैठे तो पहले उसका वजन देखे। घर में एक ही दिया जलाया जाता था और जब किसी दूसरे कमरे में जाना होता तो वही दिया हाथ में लेकर वहां चला जाता। जूते चप्पल पहनना उसे फिजूल खर्ची लगती थी। कहता, जितना कम पहनूंगा उतना देर तक चलेंगे। लेकिन इन सब से बढ़कर जो बात सबसे अद्भुत थी वह यह कि उसके घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा दबा रखा था। उसमें वह अपनी कमाई हुई सारी दौलत, सोने की अशर्फियां छुपा कर रखता था। हर सुबह और शाम वह बगीचे की सैर के बहाने वहां जाता, मिट्टी हटाकर मटके को देखता, कभी सिक्के गिनता और फिर मिट्टी डालकर उसे ढक देता।
यह राज इतना गुप्त था कि उसकी पत्नी को भी इसकी भनक नहीं थी। उसे तो यही लगता था कि उसका पति जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, मगर रामलाल की नजर हर दिन अपने खजाने पर ही लगी रहती थी। पर एक दिन उसकी यह सावधानी किसी ने देख ली। एक चालाक चोर दीवार के पार से रामलाल को पेड़ के नीचे कुछ दबाते हुए देख रहा था। उसकी आंखें उस मटके पर अटक गईं। जैसे ही रात हुई, वह चुपचाप बगीचे में घुसा और मिट्टी हटाकर सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। अगली सुबह रामलाल हमेशा की तरह सैर के लिए निकला। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। मिट्टी उखड़ी हुई थी और घड़ा खाली पड़ा था। उसका दिल बैठ गया, हाथ पांव कांपने लगे। वह जैसे तैसे कुछ कदम चला और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब बहुत देर तक वह घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढती हुई बगीचे में पहुंची। पड़ोसियों की मदद से वह रामलाल को घर ले आई, लेकिन यह सदमा इतना गहरा था कि वह बिस्तर पकड़ बैठा। वैद्य बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद रामलाल का बचपन का मित्र घनश्याम उसे देखने आया। उसने जब रामलाल की हालत और कारण जाना तो सारा मामला समझ गया। उसने वैद्य की दवाइयां बंद करवा दी और गंभीरता से पूछा, रामलाल, तुमने वो सारा धन क्यों इकट्ठा किया था? रामलाल ने धीरे से उत्तर दिया, अपने भविष्य के लिए, और अगर कभी संतान हो गई तो उसके लिए। घनश्याम मुस्कुराया और बोला, पर तुमने तो कभी उस धन का उपयोग किया ही नहीं। अगर वो तुम्हारे लिए था तो उसे खर्च क्यों नहीं किया? और संतान अभी तक तो है ही नहीं, और यदि कभी हुई तो क्या वो मुफ्त की दौलत से सीखेगी? नहीं, वो तो और बिगड़ जाएगी। फिर उसने समझाया, सोचो, अब वह धन किसी जरूरतमंद के पास है। शायद उस चोर ने उससे अपने परिवार को भोजन कराया हो, और जिस धन का कोई उपयोग न हो उसका चला जाना दुख नहीं, राहत है। अब वही जीवन जियो जैसा पहले जीते थे। लेकिन अगर इस घटना से कोई सीख मिली हो तो आगे से जो भी कमाओ उससे अपने और अपनी पत्नी के सुख के लिए खर्च करो। जीवन का क्या भरोसा। और रही संतान की बात, अगर वह लायक होगी तो खुद कमाएगी, नालायक होगी तो मुफ्त की दौलत में डूब जाएगी। रामलाल की आंखों से मानो किसी ने पर्दा हटा दिया। उसे समझ आ गया कि जमा करने से ज्यादा जरूरी है जीवन को जीना। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब वह पहले जैसी कंजूसी छोड़ चुका था। उसने पत्नी के लिए नए कपड़े बनवाए, गहने दिलवाए, घर में रोशनी की और पहली बार त्योहारों पर मिठाई मंगवाई। रामलाल अब मुस्कुराता था, समाज में घुल मिलकर रहता था, और सबसे बड़ी बात, अब वह धन को साधन मानता था, लक्ष्य नहीं। उसकी जीवन शैली बदल गई। लोग आश्चर्य करते थे कि यह वही मक्खी चूस रामलाल है, लेकिन वह हंसते हुए केवल इतना कहता, जो धन खर्च हो वही सच्चा धन है, बाकी तो बस माया है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।